का कंसेप्ट था, मैनी का कंसेप्ट था, स्टार लगाने से मैनी का कंसेप्ट था, और अगर डबल डॉट लगाते हैं तो वो या तो वो रहेगा या तो आपका लेफ्ट वाला रहेगा, लेफ्ट या राइट रहेगा। या हम इस तरीके से एक और आज एग्जाम्पल देख रहे हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए ध्यान से, ये चीज समझ में आ रही है कि हमारे पास में दो क्लास है, वन इज द कस्टमर क्लास एंड सेकंड इज द ऑर्डर क्लास। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कस्टमर हमें ऑर्डर देता है और उस ऑर्डर को हमें समझना है। तो कस्टमर हमारे लिए एक से ज्यादा हो सकते हैं और ऑर्डर भी हर कस्टमर का एक से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब ध्यान से देखिए, कस्टमर के साथ में कुछ एट्रीब्यूट्स भी दिए हुए हैं, जैसे कस्टमर का नाम है, लास्ट नाम है, फोन है, उसका एड्रेस है, उसका आपका डिस्ट्रिक्ट का कोड है। तो ये कुछ अपन ने उसके एट्रीब्यूट्स दिए हैं। और ऑर्डर के साथ में है, ऑर्डर डेट है एंड दिस इज द सोल्ड बाय, जब तक उसको है ना मिल जाता है, सोल्ड बाय। तो ऑर्डर डेट एंड द सोल्ड जब उसे हो जाता है। तो लेट आई हैव ए सम डायरेक्ट स्टेटमेंट लाइक दिस। देखिए इसमें मेरे पास एक स्टेटमेंट है, ईच कस्टमर प्लेसेस 0 और मोर ऑर्डर। ठीक है, तो जब हमने प्रॉब्लम एनालिसिस किया तो उस प्रॉब्लम एनालिसिस में हमें पता चला कि ऐसा, देखिए हमको प्रॉब्लम में ना उसको एक पैराग्राफ में लिखने की आदत बन जानी चाहिए। प्रॉब्लम अगर पैराग्राफ में लिखने की आदत बनी तो वो प्रॉब्लम डिजाइन हो सकता है। हम अगर पैराग्राफ में नहीं लिखेंगे, एक सेंटेंस में नहीं लिखेंगे, हम केवल कीवर्ड में लिखेंगे तो काम नहीं बनेगा। तो हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जब भी प्रॉब्लम डिजाइन करना है तो हमें इस तरीके के सेंटेंस पर ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। इस सेंटेंस को जो भी स्टूडेंट बना लेता है वो एक्चुअली देखिए प्रॉब्लम डिजाइनर हो जाता है। वो प्रॉब्लम को डिजाइन करने के लिए बहुत अच्छा बंदा बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसे इस सेंटेंस का मीनिंग पता है और वो बहुत जल्दी ऊपर यानी कि हायर पोजीशन में चला जाता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस बनाना बहुत जरूरी है हर इंजीनियर को। तो लेट आई हैव ए वन सेंटेंस, ईच कस्टमर प्लेसेस 0 और मोर ऑर्डर। मतलब इन जनरल भाषा में हम क्या बोलते हैं? हम जनरल भाषा में बोलते हैं भाई देखिए, एक कस्टमर या तो 0 ऑर्डर देगा या फिर 0 से ज्यादा ऑर्डर भी दे सकता है। ठीक है ना, तो ये चीजें हमें समझ में आ जानी चाहिए। ये चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। ईच कस्टमर प्लेसेस 0 और मोर ऑर्डर। तो मैंने बोला कि ईच कस्टमर प्लेसेस 0 ऑर्डर, तो आपने 0 के लिए बना दिया। मैंने बोला ईच कस्टमर प्लेसेस मोर ऑर्डर, तो आपने मोर ऑर्डर के लिए बना दिया। लेकिन यहाँ पे दोनों चीजें होनी चाहिए, यहाँ पे दोनों चीजें होनी चाहिए। ठीक है ना। और यहां से ये मैं जो सेंटेंस लिखा हूं उसे ध्यान से देखिए, ये हम लिख रहे हैं कस्टमर के रेफरेंस से लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो ईच कस्टमर प्लेसेस 0 और मोर ऑर्डर, ईच कस्टमर प्लेसेस 0 और मोर ऑर्डर। एक सेंटेंस ऐसा भी बन सकता है, कस्टमर है ना इज प्लेस ऑर्डर ईच, यहां पर कंसेप्ट आ गया, वन एंड ओनली वन ऑर्डर इज प्लेस बाय ईच, है ना। मतलब ईच कस्टमर ईच कस्टमर प्ले इज प्लेस, है ना, वन एंड ओनली वन ऑर्डर इज प्लेस बाय ईच कस्टमर। ठीक है ना, वन एंड ओनली वन ऑर्डर इज प्लेस बाय ईच कस्टमर। तो ईच कस्टमर, जो ये हो गया पैसिव सेंटेंस, ऊपर वाला हो गया एक्टिव पैसिव, एक्टिव सेंटेंस। तो ये हो गया पैसिव, इज प्लेस बाय। तो इस प्लेस बाय का कंसेप्ट अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ध्यान से समझना है कि किस तरीके से हमारा ये डायग्राम, मतलब आपका क्लास डायग्राम बन सकता है।
तो क्लास डायग्राम बनाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर क्लास डायग्राम नहीं बनाओगे तो ऑब्जेक्ट डायग्राम नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले तो क्लास डायग्राम बनाना जरूरी है, फिर बाद में ऑब्जेक्ट डायग्राम इसके बाद बनता है। फिर इसके बाद में सीक्वेंस डायग्राम आ जाता है, केस स्टडी, केस आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे जब भी आप बात करेंगे तो हमारे पास में इस तरीके की चीजें आती रहती हैं। ठीक है, तो ईच ऑर्डर इज प्लेस्ड बाय वन एंड ओनली वन कस्टमर, ठीक है ना। इसको इस तरीके से भी हम बोलेंगे, गोविंद ने बताया है कि ईच ऑर्डर इज प्लेस, है ना, ईच ऑर्डर इज प्लेस। हाँ, अगर हम ऑर्डर की तरफ से बात कर रहे हैं, एक हमने कस्टमर की तरफ से बात की है, एक हम ऑर्डर की तरफ से बात कर रहे हैं। ईच ऑर्डर इज प्लेस्ड बाय वन एंड ओनली वन कस्टमर, ठीक है ना। ईच ऑर्डर मतलब एक कोई भी एक ऑर्डर है, इज प्लेस्ड बाय वन एंड ओनली वन कस्टमर। भाई देखिए, अगर आपके पास में ऑर्डर के ऊपर किसी भी कस्टमर का नाम नहीं लिखा है, अभी क्या हो रहा है कि मैंने भी यहाँ पर अभी मतलब ये लॉकडाउन के समय में बहुत जगह मैंने किसी को व्हाट्सएप दिया था और किसी को मैंने पर्टिकुलर एक जगह जाके भी दिया था, पर मेरे पास में वो सामान आया ही नहीं। अब सामान नहीं आया मतलब क्या हुआ, उस ऑर्डर के ऊपर में हो सकता है कि मैंने या तो अपना मोबाइल नंबर नहीं लिखा हो सकता है कि मैंने अपना एड्रेस नहीं लिखा हो, है ना। तो इस कारण से उसको पता कैसे चलेगा कि शॉप को कि भाई ये ऑर्डर है किसका। और हर ऑर्डर के ऊपर में कम से कम और ओनली वन, एक ही कस्टमर का नाम चाहिए, ठीक है ना, ओनली वन कस्टमर का नाम चाहिए। तो गोविंद ने और राहुल ने बहुत अच्छा समझाया है कि ईच ऑर्डर इज प्लेस्ड बाय वन एंड ओनली वन कस्टमर, ठीक है ना। हमको ये समझना है कि भाई ऑर्डर कस्टमर के तरफ से क्या होगा और कस्टमर ऑर्डर के तरफ से क्या होगा। कस्टमर चाहे तो एक भी ऑर्डर ना दे, कस्टमर चाहे तो एक भी ऑर्डर नहीं दे, और कस्टमर चाहे तो एक से ज्यादा ऑर्डर भी दे दे। आपने पूरा अपना जो सामान लाना था, आपने सुबह एक लिस्ट बनाई, वो आपने व्हाट्सएप में दे दी, फिर आपको लगा कि और 5-6 चीजें बची है, फिर आपने 5-6 चीजें दे दी। अब हो सकता है कि आपके पास वो सामान शॉप से 2 बार में आए और हो सकता है 1 बार में आए, ठीक है। एक बार में आता है तो वो मतलब है कि उसने लिंक कर लिया कि ये दोनों चीजें एक ही घर की है, ठीक है। और अगर लिंक नहीं कर सका तो वो आपके पास 2 बार आएगा। तो दिस इज द डिफरेंस। तो ईच, यहाँ पर क्या बात हो रही है, ईच कस्टमर की बात हो रही है, यहाँ पर हो रही है ईच ऑर्डर की बात हो रही है। तो ईच कस्टमर एक से मतलब जीरो और मैनी का कंसेप्ट में चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए कस्टमर और ऑर्डर के बीच में क्या है, कस्टमर प्लेस कर सकता है ऑर्डर जीरो, एक भी नहीं, और एक से ज्यादा। तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया जीरो और मोर। लेकिन हम ऑर्डर से और यहाँ पर बात करते हैं, कस्टमर की तरफ बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है कि ईच ऑर्डर जो है वो हर एक कस्टमर और एक ही कस्टमर का होना चाहिए, ठीक है ना। जो ये है वो एक कस्टमर का होना चाहिए, वन एंड ओनली वन, इसलिए यहाँ पर वन एंड ओनली वन का कंसेप्ट लिखा हुआ है। तो ये डायग्राम से हमें इस तरीके का इंटरप्रिटेशन समझ में आता है। या तो आपके पास में क्लास डायग्राम बनेगा तो आप क्लास डायग्राम की तरफ से काम कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास में मैसेज है तो आप क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ लिखा है तो उसे क्लास डायग्राम बना सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि हमें क्लास डायग्राम बनाना आना चाहिए और साथ ही साथ हमें अपना पैराग्राफ सेंटेंस लिखना भी आना चाहिए। उसमें ईच का मतलब मालूम होना चाहिए, हमें जीरो का मतलब मालूम होना चाहिए, मोर का मतलब मालूम होना चाहिए। मतलब ये हमारे कीवर्ड बन गए। जब भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो इस तरीके से हम वर्ड को निकाल के बात करेंगे। क्या भाई ईच कस्टमर की बात हो रही है तो ईच कस्टमर में वो जीरो की बात हो रही है, या फिर मैनी की बात हो रही है, या पर्टिकुलर कुछ की बात हो रही है, दैट इज नोन एज ए यूर वेरी स्पेसिफाइड कंसेप्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस चीज को समझ रहे थे, ठीक है।
तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हम आज की हम स्टार्ट करेंगे। ये तो कल तक का था, जो मुझे बताना था वो कल 2 मिनट में छूट गया था, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं एक चार्ट आपको बाद में बताऊंगा। ये चार्ट है जिसमें सबके सिंबल्स बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम आज की बात करें तो आज करीब करीब हमारा 25वां क्लास चल रहा है। हम लगातार 28 मार्च से लगे हुए हैं अपनी क्लास के लिए, और कमिटमेंट के द्वारा हमने पूरी क्लास आज 25वीं खत्म कर रहे हैं, और कल से हम लोग अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो आज हमें ये है ना 5 पॉइंट को कवर करना है, ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे ही पॉइंट है, उसे समझ के हम खत्म करेंगे। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट आपका आ जाता है नेविगेबिलिटी। तो जब नेविगेबिलिटी का मतलब है नेविगेशन, यानी कि उसको हमें एरो के द्वारा बताना है। तो नेविगेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, उसको नेविगेट करना। ठीक है ना। नेविगेट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एरो को बताना पड़ेगा। नॉर्मली क्या है कि आपके जो एसोसिएशन होते हैं वो बाइनरी होते हैं, क्लास ए से क्लास बी में भी जा सकते हैं, बी से क्लास ए में भी आ सकते हैं। लेकिन ये हर समय वाइस वर्सा कंसेप्ट नहीं होता है। उस समय हमें ये बताना पड़ेगा कि नेविगेबिलिटी भी कुछ चीज होती है। उसके बाद नेम्ड एसोसिएशन, जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था प्लेस्ड रखा था, एक वर्ड हमने प्लेस रखा था, तो वो कहलाएगा नेम्ड एसोसिएशन। यानी आपको ये समझाना है कि भाई कैसे करके नेम्ड चीज लगा देने से हमें जल्दी इंटरप्रिटेशन भी बढ़ जाता है। ठीक है ना। इंटरप्रिटेशन को जो भी हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोड में हमें मिनिमम कोड में बनाना है उसको। हमें ज्यादा बड़ा वहां पर मतलब वर्डिंग को लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऑलवेज यू ट्राई विद द, जैसे बाइनरी नंबर 2 नंबर ही हैं, 2 नंबर से उसने पूरा अपना इंटरप्रिटेशन बना लिया। ठीक है ना। उसके बाद ऑक्टल नंबर है तो 8 नंबर से उसने बना लिया। फिर आपके पास में डेसिमल नंबर 10 से बना लिया। फिर हेक्साडेसिमल नंबर 16 से बना लिया। तो इस तरीके से हमें मिनिमम टू मिनिमम देखना है कि जो हमें फायदा हो सके। ठीक है। तो इसको कहते हैं हम नेम्ड एसोसिएशन। एग्रीगेशन का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि एसोसिएशन के बाद क्या है, एग्रीगेशन का कंसेप्ट आता है। एसोसिएशन के बाद में आपको एग्रीगेशन लेके आना पड़ता है, दैट इज नोन एज ए पार्ट, एंड वन इज आल्सो नोन एज ए होल पार्ट, है ना। एक तो हो गया इज ए का कल्चर, एक हो गया इज ए का कल्चर, दूसरा हो गया हैज ए का कल्चर। तो पहला इज ए का कल्चर, दूसरा हैज ए का कल्चर, तीसरा आपका पार्ट ऑफ का कल्चर, फिर आ जाता है आपका होल पार्ट का कंसेप्ट। ठीक है ना। तो ये जो बहुत मतलब कीमती शब्द हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और डायमंड एक्चुअल में यूजफुल हमारे इंटरफेस हैं। इज ए का कल्चर बहुत बड़ा होता है, हैज ए का कल्चर बहुत बड़ा होता है। इसको अगर आप समझने लग जाओगे तो पूरी इंजीनियरिंग समझ जाएंगे हम लोग। ठीक है ना। फिर आता है आपका टाइप एग्रीगेशन। आपका एग्रीगेशन के कोई टाइप हो सकते हैं, एक फिक्स्ड हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, फिर रिकर्सिव हो सकता है। ठीक है ना। फिक्स्ड एग्रीगेशन हो गया, वेरिएबल एग्रीगेशन हो गया, फिर आपका रिकर्सिव एग्रीगेशन हो गया। ठीक है। तो इसमें हम ये 3 चीजें पढ़ेंगे, और लास्टली हमको पढ़ना है डेलीगेशन। तो डेलीगेशन का मतलब बहुत ही मतलब सुंदर शब्द है कि अगर हम कोई मतलब डेलीगेट्स का कंसेप्ट समझ रहे होंगे आप, या फिर आप है ना उस तरीके से असाइनमेंट का कल्चर समझते होंगे, तो इसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें देनी पड़ती है एग्रीगेशन के साथ। मतलब रिलेशनशिप में हमें डेलीगेशन का भी कंसेप्ट जोड़ना पड़ता है। तो ये पूरा जोड़ने से हमारी पूरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। जो भी हमारा प्रॉब्लम है वो प्रोसीजर ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को हम पूरा जोड़ते हुए हम इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने के लिए वही है कि हमें क्लास बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, रिलेशनशिप बनाना है, रिलेशनशिप में ये सारी चीजें बनानी है जो हमने इस यूनिट में बहुत ध्यान से पढ़ा है। तो वी विल स्टार्ट विद द वन बाय वन
है ना। सभी के ऊपर हमें करीब करीब 5 से 6 मिनट देने हैं और ये हमारा आज का कंप्लीट थ्योरी क्लास हो जाने वाला है। तो नेविगेबिलिटी का कंसेप्ट देखिए क्या हो सकता है, व्हाट इज सेंस ऑफ दिस वन। तो यहाँ पे हमने लिखा है थ्योरी में व्हाट इज मीन बाय, है ना, नेविगेबिलिटी। तो देखिए नेविगेबिलिटी का मतलब क्या है, इट इज नथिंग बट एज वी नो एन एनी एसोसिएशन, ठीक है ना, कोई भी जो एसोसिएशन होता है वो नॉर्मली एज्यूम टू बी बाई डायरेक्शनल होता है। कोई भी एसोसिएशन बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ये बाई डायरेक्शनल होगा। बाई डायरेक्शनल का मतलब यू कैन नेविगेट, है ना, यू कैन नेविगेट। यहाँ पर बेटा नेविगेट की बात आ गई। तो जब भी नेविगेट का मतलब क्या है कि हमें वहां से एक्सेस बनाना है फ्रॉम आइदर क्लास टू अनदर क्लास वन, क्लास ए टू क्लास बी। हाउएवर you can specify the navigation can only occur from one class to another, ठीक है ना। तो नॉर्मली क्या है कि हमें ऐसा अगर कहीं पर बनाना है कि एक ही जगह से जा सकती है तो हमें एक आपको पैदल एरो बनाना पड़ेगा कि भाई ये चीज यहां से यहीं जाएगी, इसके अलावा नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। जैसे एक हमने इस फिगर में देखा है कि कस्टमर और पासवर्ड, ये हमारे पास दो क्लास है। अब ध्यान से देखिए कि भाई कस्टमर और पासवर्ड से हमें मतलब कस्टमर से हमें पासवर्ड मिल जाएगा, क्या पासवर्ड से कस्टमर मिल जाएगा, ऐसे नहीं पॉसिबिलिटी है। पासवर्ड से कस्टमर मिलना इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि वो पूरा कोडिंग में रहेगा, ठीक है ना। कस्टमर से उसका पासवर्ड हमें जल्दी मिल सकता है क्योंकि पासवर्ड नॉर्मली कस्टमर के इर्द गिर्द ही बना हुआ रहता है, ठीक है ना। तो कस्टमर से हम इस एरो का कल्चर बना के ला रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो ये हमने चीज को समझा है कि नेविगेबिलिटी एरो इन द क्लास इंडिकेट, है ना, एरो जो है इन द क्लास इंडिकेट, तो ये आपका क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है इन विच डायरेक्शन एंड एसोसिएशन कैन बी ट्रेवर्स्ड, है ना। ये हमें कैसा ट्रेवर्स करना है, हमें कैसा मतलब आगे जाना है कि पीछे जाना है, ठीक है ना, ट्रेवर्स करना है। एंड आर बेस्ड ऑन द कोलैबोरेशन मॉडल्ड इन कम्युनिकेशन एंड सीक्वेंस डायग्राम। तो एक्चुअल में क्या है कि ये कम्युनिकेशन और सीक्वेंस डायग्राम ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के और बात के डायग्राम आते हैं, ठीक है ना। कम्युनिकेशन डायग्राम आएगा, सीक्वेंस डायग्राम आएगा, केस डायग्राम आएगा। तो ये सब पूरा डायग्राम से हम लोग अपने प्रोजेक्ट को बनाते हैं। तो अभी आपको कम्युनिकेशन और सीक्वेंस डायग्राम नहीं बताना है, अदरवाइज ये भी बताना पड़ेगा क्योंकि हमें ये समझाना पड़ता है कि भाई किस तरीके से कम्युनिकेशन, मतलब आपको केस स्टडी बतानी पड़ेगी कि इस तरीके से कम्युनिकेशन और इस तरीके से ये सीक्वेंस डायग्राम, मतलब यूज केस डायग्राम। यूज केस डायग्राम, यूज केस डायग्राम का मतलब होता है कि आपको किसी मतलब फंक्शनैलिटी को लाके बात करनी है, आपको किसी यूज को, मतलब आपको पहले केसेस बनाने हैं यूज करके। तो सपोज एक वन आपका कस्टमर आया तो भाई ये कस्टमर ए होगा, वो कैसे कैसे आगे बढ़ेगा, फिर बी आए, मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेमो। बिना सॉफ्टवेयर रन किए आपको डेमो बताना है। तो दिस इज नोन एज ए कम्युनिकेशन एंड सीक्वेंस डायग्राम, जो बाद में करेंगे आप, है ना। तो एक और दो तीन इसी तरीके के सब्जेक्ट्स आपको और मिलेंगे पूरे इंजीनियरिंग में, वहां पर भी इसी तरीके की चीजें आपको और समझाई जाएंगी, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट, स्टैब्लिशिंग द नैरो एरो। अब हमें क्या करना है, स्टैब्लिश करना है कुछ चीजें। हमको स्टैब्लिश कैसे करना है, द नेविगेशन एरो ऑन दिस एसोसिएशन, इस एसोसिएशन में हमें स्टैब्लिश करना है, किसी को बनाना है। मीन्स द कस्टमर हैज एक्सेस टू हिज और हर पासवर्ड, कस्टमर हैज एक्सेस टू हिज एंड हर पासवर्ड, बट नो, है ना, बट नो one can in turn use a password to identify a customer।
तो हम पासवर्ड से किसी कस्टमर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। दिस इज द वे कि भाई इट इज नोन एज ए नेविगेबिलिटी। तो ये एरो बना देने से ये रेस्ट्रिक्शन हो गया कि भाई हमें लेफ्ट टू राइट ही जाना है, ना कि राइट टू लेफ्ट जाना है। तो ये चीजें हमें बनानी की है, तो नेविगेशन में आती है। तो नेविगेशन इज नथिंग बट इट इज ए ऑप्शनल, है ना, ये ऑप्शनल होता है। ये समझदारी वाली बात है कि भाई हमें करना क्या, हम प्रोग्राम के पीछे पड़ गए, फिर पासवर्ड से भी यूजर को बनाने लग गए, लेकिन भाई ये समझदारी होनी चाहिए कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना है। हमने बहुत सारा काम किया, विदाउट डायरेक्शन कर दिया, विदाउट नेविगेशन कर दिया, तो आप कभी भी अपने लास्ट टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। मेहनत करना खराब बात नहीं है, पर मेहनत का फल मिलना बहुत जरूरी है। मेहनत का फल नहीं मिलेगा तो मेहनत ना करने से अच्छा है कि मेहनत करने से अच्छा है कि ना करें। ठीक है, मेहनत का फल को भी हमें आशा रख के काम करनी है। हम ऐसा नहीं सोच सकते, हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो हम ऐसा नहीं सोच रहे कि हमें समझ में नहीं आया तो भी चलेगा। ठीक है, हम अगर अटेंडेंस के लिए भी कर रहे हैं तो भी हमारा एक उद्देश्य तो है कि हमें अटेंडेंस मिल रही है। मतलब हमारे पास रिजल्ट होना बहुत जरूरी है कि हम किस उद्देश्य से यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि वेदर ए क्लास मे बी रिफरेंस फ्रॉम अदर क्लास इन एसोसिएशन। तो ये क्लियर होना चाहिए भैया, होता तो ये ऑप्शनल है। एंड इंडिकेट वेदर ए क्लास मे बी रिफरेंस, अगर इस तरीके का कोई रिफरेंस हम ले रहे हैं तो हमें समझदारी होनी चाहिए। इफ नो एरो आर प्रेजेंट देन व्हाट विल हैपन, association are assumed to be navigable in all direction। अगर ये एसोसिएशन नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें दोनों तरफ का भी प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। एंड ऑल क्लासेस इन्वॉल्व्ड इन द एसोसिएशन may reference one another। तो इस केस में हम उसके लिए प्रोग्राम बना रहे तो उसका रेफरेंस लेके बना रहे, उधर वाले से हम पासवर्ड से कस्टमर का बना रहे तो कस्टमर का रेफरेंस लेके बना रहे। तो इस तरीके से हमें रेफरेंस का कंसेप्ट लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अलाउ द अप्लाई द। एक्चुअल में क्या है, एन एरे एसोसिएशंस का भी कंसेप्ट होता है। बाइनरी हो गई, टर्नरी हो गई, जितना भी आपको करना है आप कर सकते हो, है ना। गिवन ए वर्कर यू कैन रेफरेंस हिज वर्क प्रोडक्ट एंड यूनिट of the work determine his utilization, but given a work product or unit of work you are unable to determine its utilization of work। तो हमें किसी का यूटिलाइजेशन निकालना है तो कैसे निकालोगे भाई, हमें उसका प्रोडक्शन के साथ यूनिट ऑफ वर्क को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके उसका यूटिलाइजेशन समझ में आएगा। ऐसा थोड़ी है कि हम वर्क ही करता जा रहा है, प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा। भाई प्रोडक्शन है और वर्क है, दोनों को जोड़ेंगे तब हमें आगे चीजें बढ़ेंगी। तो हमें एक से ज्यादा भी नेविगेशन को समझना पड़ेगा, मतलब एन एरे का कंसेप्ट भी आ जाएगा, जहां पर आपका मतलब बाइनरी के बाद टर्नरी हो गया, फिर आपका 4 एरे हो गया, 5th एरे, मतलब लाइक दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ नेविगेशन। तो ये हमारा था छोटा सा पार्ट जिसको हम बोल रहे हैं नेविगेबिलिटी। नाउ नेक्स्ट इज द नेम्ड एसोसिएशन। अब हम देखेंगे कि नेम्ड एसोसिएशन क्या होगा। तो नेम्ड एसोसिएशन का मतलब क्या है, नेम्ड एसोसिएशन कैन बी गिवन इन एनी ऑर्डर। ठीक है ना, हम इसे कोई भी ऑर्डर में दे सकते हैं, बट इफ बोथ पोजिशनल एंड नेम्ड एसोसिएशन आर यूज्ड इन द सेम कॉल देन व्हाट विल हैपन, पोजिशनल एसोसिएशन मस्ट अकर फर्स्ट। ठीक है ना, जैसे हम पैरामीटर की बात करते हैं तो पैरामीटर में हमें पता है कि भाई डिफॉल्ट पैरामीटर कहाँ बनाना है। ठीक है ना, हम पैरामीटर जब पास करते हैं अगर एक ही पैरामीटर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेट देयर आर द 2 पैरामीटर और आपने उसे एक को डिफॉल्ट पैरामीटर बनाना है, तो डिफॉल्ट पैरामीटर लेफ्ट वाले को बनाएंगे कि राइट वाले को बनाएंगे। तो पैरामीटर कॉल कहाँ से हो रहा है, वो लेफ्ट टू राइट होता है कि राइट टू लेफ्ट होता है। ठीक है ना, इस चीज को समझना है। At their normal position, hence once a named association is used, the rest of call must use only named association, है ना। Generally use
named parameter association in call of frequently used subprogram or entire with many formal parameter। तो यहाँ पर वही बात आ गई जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, इट इज ए बेसिकली डिफॉल्ट पैरामीटर और आपका कॉलिंग के पैरामीटर के ऊपर हो रहा है। मतलब नॉर्मल फॉर्मल पैरामीटर को क्या पता है कि कहाँ से कहाँ जाना है, ठीक है ना। यूज नेम्ड पैरामीटर, नेम्ड पैरामीटर यानी आपने पर्टिकुलरली किसी पैरामीटर को एक वैल्यू दे दी, नेम्ड पैरामीटर एसोसिएशन इन कॉल्स ऑफ इनफ्रीक्वेंटली यूज सब प्रोग्राम, ठीक है। यूज नेम्ड एसोसिएशन व्हेन इंस्टेंटेनियस जेनरिक्स, आपका जेनरिक्स कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है ना, जेनरिक कंसेप्ट होना चाहिए। जेनरिक का मतलब हो जाता है कि ज्यादातर आपके पास रूल एंड रेगुलेशन जर्नल्स के रहना चाहिए, स्पेशलाइजेशन के कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। हमको 3 भेजना है तो हम 2 भी भेज सकते हैं, 1 भी भेज सकते हैं, एक भी पैरामीटर नहीं भेज सकते। इट इज नोन एज ए जनरलाइज कंसेप्ट। और अगर मुझे तीनों के 3 भेजना है तो मैं तीनों के 3 भेजूंगा। भाई ऐसा कोई मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए कि 2 चीजों के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसमें 3 पैरामीटर भेजने हैं, भले हमको एक ही यूज होना है, ठीक है ना। तो भाई जब एक ही यूज होना है तो एक ही भेजो, क्यों 2 एक्स्ट्रा भेज रहे हो। तो इट इज ए यूर जेनरिक कंसेप्ट। तो यूज नेम्ड एसोसिएशन फॉर द क्लियरिफिकेशन व्हेन द एक्चुअल पैरामीटर इज एनी लिटरल और एनी एक्सप्रेशन। तो ये हमें बताना है कि भाई कौन सी चीज हमारी लिटरल है और कौन सा हमारा एक्सप्रेशन है। लिटरल का मतलब कॉन्स्टेंट्स हो जाएंगे, एक्सप्रेशन यानी कोई कैलकुलेट होके आने वाला है, उस चीज को हम समझेंगे। यूज नेम्ड एसोसिएशन व्हेन सप्लाइंग ए नॉन डिफॉल्ट वैल्यू टू एन ऑप्शनल पैरामीटर, ठीक है ना। तो नॉन डिफॉल्ट वैल्यू, भाई एक होती है डिफॉल्ट वैल्यू, उसके ऊपर में आप ऑप्शनल पैरामीटर भी है ना। इट इज ए नॉन डिफॉल्ट वैल्यू, यानी डिफॉल्ट वैल्यू का उल्टा, नॉन डिफॉल्ट वैल्यू टू एन ऑप्शनल पैरामीटर। भाई ये ऑप्शनल पैरामीटर है, ठीक है ना। ऑप्शनल पैरामीटर में आपको क्या है, ऑप्शनल पैरामीटर में आपको नॉन डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू के ऊपर एक नॉन डिफॉल्ट, यानी कि आपको उसमें नंबर भेजना है। भाई भेजना है तो आपको उसके लिए सोचना पड़ेगा। एन एसोसिएशन कैन हैव name that indicate the nature of the relationship. If name is present, then there can also be a triangle that point in the direction in which you should read, in which you should read the name। भाई हमें ये चीजें समझानी पड़ेंगी कि आपके पास में मतलब इसका कौन सा आपके रास्ते में आपको जाना है। तो एन एसोसिएशन कैन हैव नेम दैट इंडिकेट, है ना, ये जो नाम रखा है हमने वो इंडिकेट करता है नेचर ऑफ द रिलेशनशिप, या फिर वो बाइनरी है, यूनरी है कि टर्नरी है। इफ नेम इज प्रेजेंट देन देयर कैन बी ए ट्रायंगल दैट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन, है ना, इन विच यू शुड रीड द नेम। हमें किस तरीके से उसे पढ़ना है, हम इधर से भी पढ़ सकते हैं लेफ्ट टू राइट, हम उधर से भी पढ़ सकते हैं राइट टू लेफ्ट, या टॉप टू बॉटम कर सकते हैं, बॉटम टू टॉप कर सकते हैं। तो ये हो गया नेम्ड एसोसिएशन की बात। अब हम बात कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट है हमारा एग्रीगेशन, ठीक है ना। तो हमने एग्रीगेशन का कंसेप्ट किस तरीके से समझा है, ये फिर से अपन थोड़ा सा उसको और इलाबोरेट कर रहे हैं। Aggregation is nothing but is a composing different abstraction together in a defining a class। जब भी एग्रीगेशन का मतलब हो रहा है यानी आप कहीं ना कहीं चीज को एग्रीगेट कर रहे हो ना। एग्रीगेशन मतलब एग्रीगेट करना होता है, एग्रीगेट करने का मतलब कंपोजिंग करना होता है। अब कंपोजिंग किसको कर रहे हो, आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कंपोज कर रहे हो, है ना। कंपोजिंग डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शंस टुगेदर इन डिफाइनिंग ए क्लास, है ना। एक क्लास को बनाना है तो उसमें हमको नॉर्मली एक से ज्यादा चीजें एब्स्ट्रैक्ट और लग सकती, जैसे फॉर एग्जांपल एक कार क्लास, है ना। हमारे पास क्या है, एक कार क्लास है,
कैन बी डिफाइंड। अब कार क्लास को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एकदम से जो उसका अंदर में है वो तो है, उसके बाद एग्रीगेट करना पड़ेगा। कंटेन अदर क्लास सच एज इंजन क्लास, सीट क्लास, व्हील क्लास, है ना। द कार क्लास कैन डिफाइंड एन इंजन क्लास एज ए वन ऑफ इट्स एट्रीब्यूट। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्चुअली क्या कर रहे हैं? कंपोजिंग कर रहे हैं डिफरेंट क्लास को हम एग्रीगेट कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट कुड शेयर अदर ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट कुड शेयर द अदर ऑब्जेक्ट, यानी कि आपने कार का ऑब्जेक्ट बनाया है तो वो इंजन का भी काम मतलब उसमें शेयर करेगा, सीट में भी वो शेयर करेगा, व्हील में भी शेयर करेगा। तो व्हेन लेट ए फोर्ड एट द फिएट कार आर यूजिंग द सेम इंजन डिजाइन, then it is possible for them to share one engine design object। ठीक है ना, हमने दोनों के लिए एक ही इंजन बनाया है, लेकिन दोनों इंजन एक मतलब अलग अलग गाड़ी के लिए होगा ना, उसके लिए थोड़ी ऐसा है कि एक इंजन से दोनों गाड़ियां चलेंगी। इन सच केस इंजन डिजाइन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉमिनली पार्ट ऑफ कार डिजाइन ऑब्जेक्ट, यानी कि ये आपका नॉमिनली पार्ट हो जाएगा कार डिजाइन का। ठीक है ना, कार डिजाइन का जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उसको इस तरीके से समझना पड़ेगा। नाउ इट इज स्पेशलाइज, है ना, इट इज नथिंग बट ए स्पेशलाइज फॉर्म ऑफ एसोसिएशन। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। इट इज ए स्पेशलाइजेशन ऑफ एसोसिएशन। हमने एसोसिएशन पढ़ा, एसोसिएशन में हमने एग्रीगेशन पढ़ा, तो एग्रीगेशन इज ए नथिंग बट स्पेशलाइजेशन। ये स्पेशलाइजेशन आता है, कैसे आता है स्पेशलाइजेशन? ये बहुत यूजफुल टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़िए। इट इज ए स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एसोसिएशन। एग्रीगेशन जो है वो इसका स्पेशलाइज्ड फॉर्म है, यानी कि हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, है ना। स्पेशलाइजेशन में जा रहे हैं तो हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, है ना। हम जैसे हमने पढ़ाई करनी है तो हमने 10वीं तक पढ़ाई कर ली, इन जनरल पढ़ाई हो गई। हमने 10वीं से आगे अगर पढ़ाई की है तो हमने कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन किया है, चाहे साइंस में किया है चाहे कॉमर्स में किया है, हमने स्पेशलाइजेशन किया है। अब साइंस में जब हम पढ़ लिए 12वीं के बाद तो हमने फिर आगे पढ़ना शुरू किया, तो फिर स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं इट इज टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, यानी कि आप डीप लर्निंग कर रहे हैं, आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। स्पेशलाइजेशन आपको टॉप टू बॉटम लेके जा रहा है, तो हम भी इसमें जो एग्रीगेशन है वो है टॉप टू बॉटम। तो ये स्पेशलाइज्ड काम हो गया, वेयर ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव देयर ओन लाइफ साइकिल। जो भी इससे जुड़े रहेंगे उनकी खुद की लाइफ साइकिल है ना, बट उसके अंदर में ओनरशिप, है ना, बट देयर इज ओनरशिप। उनकी जो लाइफ साइकिल होगी उसके अंदर में उनका एक ओनरशिप होगा कि भाई मुझे इसके साथ अटैच होना है नहीं होना है, दैट विल बी द इंडिपेंडेंसी। हमारे लिए जरूरी नहीं है कि उसको जोड़ के ही रखना, हमारा तो क्लास का मतलब है कि जो रिक्वायरमेंट इनिशियल है वो हमने बनाई है, उसके बाद जो चीजें हैं वो अलग है। तो उस चीज को हम देखिए दो इंपॉर्टेंट वर्ड से जानते हैं। वन इज द होल पार्ट, हम एक चीज को जानते हैं होल पार्ट। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कुछ होल पार्ट में आती हैं और कुछ चीजें हैं जो ए पार्ट ऑफ में आती हैं। ये दो रिलेशनशिप और आपको समझ में आ गए। एक तो हो गया इज ए का कल्चर, एक हो गया आपका हैज ए का कल्चर, तीसरा है होल पार्ट का कल्चर और चौथा है ए पार्ट ऑफ का कल्चर। ठीक है ना, तो ये चार। एक और होता है कंटेनर का कंसेप्ट भी होता है, तो वो एक अलग बात आएगी, कंटेनर की बात आएगी, तो वो एक अलग एडवांसमेंट में आएगा, अभी आपके में तो दिखता नहीं है वो है। तो दिस रिप्रेजेंट ए होल पार्ट एंड ए पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, एंड दिस रिप्रेजेंटेशन दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय हॉलो डायमंड। हमें हॉलो डायमंड से क्या बनाना है? हमें हॉलो डायमंड से बनाना है एग्रीगेशन, है ना। हॉलो डायमंड से एग्रीगेशन बनाना है। तो मैं आपको अभी जो फिगर में दिखाऊंगा उसमें सारी चीजें आपको एक साथ दिख रही हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है,
अब ध्यान से देखिए, देयर आर द थ्री इंपॉर्टेंट वर्ड। एग्रीगेशन के बाद और एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज नोन एज ए कंपोजिशन। तो आज हम ये काम कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट एसोसिएशन, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। तो हमने एसोसिएशन का कंसेप्ट समझ लिया, एसोसिएशन से हमें एग्रीगेशन आ गए, एग्रीगेशन से कंपोजिशन में आ गए। तो इसमें ध्यान से रखना है। और अगर देखिए इस एरो, देखिए यहाँ पर इसके ऊपर क्या होगा, तो इनहेरिटेंस हो जाएगा। क्लास ए क्लास बी अगर आप एरो से बना रहे हैं तो एसोसिएशन हो गया। अगर आप ये डायमंड हॉलो से बना रहे हैं तो ये एग्रीगेशन हो गया। और अगर ये डायमंड आपका कंपोजिशन, मतलब ये आपका ब्लैक या मतलब फिल कलर से आ जाएगा, अगर फिल कलर से आ गया तो ये बन गया आपका कंपोजिशन। तो ये कहीं भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पर आपके लेफ्ट में आ रहा है, राइट में भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो इस तीन चीजों को आप याद रखिए, एसोसिएशन, एग्रीगेशन और कंपोजिशन, इस चीज को आप याद रखेंगे। और यहाँ पर आप याद रखिए होल पार्ट एंड पार्ट ऑफ, है ना, इन दो को भी याद रखना है। तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि कुछ इस तरीके से डायग्राम बनने हैं। एक तो एरो वाला बना, एक डायमंड हॉलो वाला बना, और एक फील्ड डायमंड का बन गया। सर्कल भी हो सकता है या फील्ड हो सकता है डायमंड, ठीक है। तो ये चीज हमको अब समझनी है। अब इसको थोड़ा सा और ध्यान से मैं आपको बताता हूँ, ये चीज कंफ्यूजन करती है, इसी को आपको बार बार समझना है। क्या समझना है? डिफरेंस बिटवीन एसोसिएशन, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। तो ये देखिए, अपने को पहले इस तरीके से फिट कर लो, इस डायग्राम से अपने आप को बिल्कुल फैमिलियर कर लेना। तो ये देखिए, इसमें मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं कि देयर इज ए बेसिक डिफॉल्ट वैल्यू इज ए एसोसिएशन। इसके ऊपर और आएंगे तो आपका यहाँ पर इनहेरिटेंस आ जाएगा। एसोसिएशन, एसोसिएशन इज ए ब्रॉड एरिया। फिर एसोसिएशन के अंदर है एग्रीगेशन, एग्रीगेशन के अंदर है कंपोजिशन, ठीक है ना। अब एग्रीगेशन में आपका होल पार्ट लगेगा या ए पार्ट ऑफ लगेगा, ये आपको समझना है। अब इन दोनों में ही लगना है। तो यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ एसोसिएशन, तो एक तो हो गया आपका इज ए का कल्चर, इसके बाद आ गया आपका हैज ए का कल्चर। अब हैज ए में आपको बताना होल पार्ट है कि हैज ए में आपका ये पार्ट ऑफ है, ठीक है ना। होल पार्ट है एंड ए पार्ट ऑफ है। तो वो वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा आपको कि होल पार्ट का मतलब आपको पूरा का पूरा लेना है, और इज ए पार्ट ऑफ का मतलब वो आपका पार्शियल है। तो ये कल्चर है आपका एसोसिएशन, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन के बीच में। थोड़ी थ्योरी और पढ़ लेते हैं हम इसमें। मैं देखिए आपको एक चीज बता रहा हूँ, एसोसिएशन क्या है। एसोसिएशन इज ए, अब इसको अपन समराइज कर रहे हैं। एसोसिएशन इज नथिंग बट ए रिलेशन बिटवीन टू सेपरेट क्लासेस, है ना। एसोसिएशन क्या है? एक रिलेशन है बिटवीन टू सेपरेट क्लासेस है, विच, है ना, एक रिलेशन है बिटवीन टू सेपरेट क्लासेस है, विच स्टेब्लिश थ्रू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के थ्रू इसे बनाया जाता है। तो एसोसिएशन के टाइप क्या हो गए? वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी। तो ये हो गया सिंपल सा एसोसिएशन। अगर एसोसिएशन आपको बोलना है तो आप केवल इतना ही सही बोलोगे और कुछ नहीं बोलोगे। नेक्स्ट, एग्रीगेशन, ठीक है ना। एग्रीगेशन इज व्हाट? एग्रीगेशन में और आगे बढ़ते हैं तो एग्रीगेशन क्या मिलेगा? एग्रीगेशन इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ एसोसिएशन वेयर इट रिप्रेजेंट हैज ए रिलेशनशिप। तो हैज ए रिलेशनशिप आ गया, इट इज यूनिडायरेक्शनल एसोसिएशन आ गया, दैट इज वन वे रिलेशनशिप आ गया, है ना। इसके अंदर में वन वे ही होगा, टू वे नहीं होगा। यानी कि वो कंप्यूटर और पासवर्ड वाला कंसेप्ट यहाँ पर होगा। यूनि डायरेक्शन की बात हो रही है ना, तो यूनि डायरेक्शन में कंप्यूटर और पासवर्ड का एग्जांपल अच्छा है, उसी को याद रखना आपको, ठीक है। और यहाँ पर कंपोजिशन क्या हो गया? कंपोजिशन देखिए क्या हो रहा है, कंपोजिशन इज ए रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म, है ना, इट इज ए स्पेशल फॉर्म, इट इज ए रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म फॉर, है ना, इसको मैं हाईलाइट कर दूं, इट इज ए स्पेशलाइज्ड फॉर्म एंड इट इज ए रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म, ठीक है ना, इट इज ए रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म। तो रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म को क्या मतलब हो गया? रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म का मतलब है इन विच
two entities are highly dependent on each other, highly depend upon each other, यानी आपका पार्ट ऑफ का रिलेशन हो गया है ना, पार्ट ऑफ रिलेशन, इट रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ रिलेशनशिप. इन कंपोजिशन बोथ द एंटिटीज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ये चीज ऐसी हो गई कि ए बी पर डिपेंड है और बी ए पर डिपेंड है. अगर ए हटाऊंगा तो बी भी हट जाएगा. ए और बी दो क्लास है, ए बी पर डिपेंड है और बी ए पर डिपेंड है. अगर मैं बी हटाऊंगा तो ए हट जाएगा, ए हटाऊंगा तो बी हट जाएगा, दोनों ही हटेंगे, बिकॉज इट इज ए पार्ट ऑफ दैट रिलेशनशिप, है ना. जब पार्ट ऑफ आ गया मतलब वो उसके बिना अधूरा है, तो इट इज ए पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, है ना. स्टूडेंट इज ए पार्ट ऑफ, मतलब क्लास है भाई, क्लास है तो मतलब स्टूडेंट है तो क्लास है. अब क्लास ही नहीं तो स्टूडेंट भी नहीं है, तो इट इज ए पार्ट ऑफ स्टूडेंट, है ना. तो लाइक दैट व्हेन there is a composition between two entities, the composed object cannot exist without the other entity. यानी कि इसका एग्जिस्टेंस कब है, इसका एग्जिस्टेंस जब है जब दोनों होंगे, एक रहेगा तो दूसरे का कोई भी फायदा नहीं है. तो यहाँ पे हमने एक चीज समझा, और भी मैं आपको इस तरीके से समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे हमको एग्रीगेशन और कंपोजिशन के ऊपर में, देखिए इसको बहुत समझना जरूरी है. ये आपको या तो तीनों का डिफरेंस पूछते हैं या फिर यहाँ का दो का पूछेंगे. तो देखिए इसमें दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है. डिपेंडेंसी, पहला वर्ड है डिपेंडेंसी, दूसरा वर्ड है टाइप ऑफ रिलेशनशिप, और तीसरा वर्ड है आपका टाइप ऑफ एसोसिएशन. ये तीन वर्ड आपके जो हैं जो दोनों को डिफर कर सकते हैं. तो देखिए ध्यान से इसको ध्यान से देखिए. डिपेंडेंसी, तो एग्रीगेशन जो होता है वेयर द चाइल्ड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. एग्रीगेशन में क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंटली ऑफ द पेरेंट. फॉर एग्जाम्पल बैंक एंड एम्प्लॉय, है ना. डिलीट द बैंक, द एम्प्लॉय इज स्टिल एग्जिस्ट. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना, बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल. एग्रीगेशन implies the relationship where the child मतलब आपका क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय इज ए चाइल्ड कैन बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द पेरेंट, है ना. बैंक और एम्प्लॉय, भाई एम्प्लॉय बैंक पर डिपेंड है, बैंक एम्प्लॉय पर डिपेंड है. अगर बैंक किसी के साथ मर्ज हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां के एम्प्लॉय दूसरे के साथ चले जाएंगे. तो इफ डिलीट द बैंक, अगर आपका कोई बैंक डिलीट हो जाता है या मर्ज हो जाता है ना, तो एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, द एम्प्लॉय स्टिल एग्जिस्ट. एम्प्लॉय कभी भी नहीं रुकेगा, वो तो दूसरी जगह चले जाएगा. वेयर एज इन द कंपोजिशन, अब कंपोजिशन में देखिए, कंपोजिशन इम्प्लाइज, है ना, इस चीज को हाईलाइट कर देते हैं तो दोनों में आपको डिफरेंस दिखने लगेगा. तो इट इज ए योर एग्रीगेशन implies and this is the your composition implies. तो composition implies का मतलब क्या है, रिलेशनशिप where child cannot exist independently, है ना. ये इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता है पेरेंट का, कैन नॉट इंडिपेंडेंट. इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन एंड हार्ट, ह्यूमन और हमारा दिल, ह्यूमन एंड हार्ट डज नॉट एग्जिस्ट सेपरेट टू ह्यूमन. भाई ह्यूमन है तो उसका दिल भी है, और उसका दिल है मतलब ह्यूमन है ही, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही साथ रहेंगे. ये अलग अलग अपन नहीं कर सकते हैं. आजकल इम्प्लांट वाली बात बहुत हो जाती है, किसी चीज का इम्प्लांटेशन होने लग गया है, लेकिन वो बिना हार्ट का कोई भी ह्यूमन नहीं होगा, बिना दिल का कोई भी ह्यूमन नहीं होगा. लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं कि आज मेरा दिल नहीं लग रहा है. अब कौन सा दिल नहीं लग रहा है मेरे को समझ में नहीं आता. मेरा बहुत दिल लग गया, अरे इसमें दिल लग गया और नहीं लगने की क्या बात है. हर ह्यूमन के साथ दिल है, ऐसा कोई ह्यूमन नहीं है कि उसके साथ उसका दिल
नहीं है, पर भी हम क्या बोलते हैं कि आज दिल नहीं लग रहा है, आज दिल नहीं है। अरे ऐसा क्या आपकी मत बोलने की बात हो रही है, ये सब और ऊपर की समझदारी कहलाती है ना। हम इस तरीके की चीज को क्या बोलते हैं, इट इज ए ह्यूमन इमोशनल्स। ये इमोशनल्स की बात स्टार्ट हो जाते हैं और ऊपर की मतलब इंटेलिजेंसी। जब आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आप पढ़ेंगे तो इस वर्ड का भी बहुत मीनिंग है कि भाई मेरा दिल नहीं लग रहा है या मेरे पास आज दिल नहीं है। अरे ये बोलने का मतलब है कहीं ना कहीं हमारे पास और ऊपर की समझदारी आ रही है। ठीक है, तो लेट दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस, डिपेंडेंसी। तो यहाँ पर डिपेंडेंसी नहीं है, यहाँ पर डिपेंडेंसी है। मतलब क्लास और पेरेंट यानी कि पेरेंट एंड चाइल्ड के बीच डिपेंडेंसी नहीं है और कंपोजिशन में डिपेंडेंसी है। और ये एक छोटा सा एग्जांपल बैंक एम्प्लॉय का, जिसमें आपको एग्रीगेशन में बताना है, ह्यूमन और हार्ट का एग्जांपल आपको बताना है कंपोजिशन। अब देखिए ध्यान से, टाइप ऑफ रिलेशनशिप। तो टाइप ऑफ रिलेशनशिप क्या कहलाता है? एग्रीगेशन रिलेशन इज ए डिनोट बाय द हैज ए का कल्चर है। लेकिन जहां पर पार्ट ऑफ का रिलेशन आता है मतलब कंपलसरी आ गया है ना। हैज ए में कंपलसरी नहीं है लेकिन पार्ट ए में कंपलसरी आ जाता है। तो ये याद रखेंगे, अगर कहां पर भी आपका पार्ट ए लिखना है और कहां पे आपको हैज ए लिखना है। अब तीसरा है टाइप ऑफ एसोसिएशन। कंपोजिशन इज ए स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, ठीक है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। और यहाँ पे आपका जो एग्रीगेशन है इट इज ए वीक एसोसिएशन। ये आपको बस ध्यान रखना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है और कौन सा वीक एसोसिएशन होता है। जब हमें वीक बनाना है तो हम एग्रीगेशन बनाएंगे, जब हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हम कंपोजिशन बनाएंगे। तो ये चीज का आपको याद रखना। नाउ द टाइप ऑफ एग्रीगेशन। अब टाइप ऑफ एग्रीगेशन आ गया। तो टाइप ऑफ एग्रीगेशन क्या है? फर्स्ट इज द फिक्स्ड एग्रीगेशन, सेकेंड इज द वेरिएबल एग्रीगेशन एंड थर्ड इज द रिकर्सिव एग्रीगेशन। तो फिक्स्ड का मतलब क्या हो गया है ना, एग्रीगेशन की बात हो रही है मतलब हैज ए की बात हो रही है। तो पर्टिकुलर नंबर एंड टाइप ऑफ कंपोनेंट पार्ट आर प्री डिफाइंड। जब पहले से ही कोई प्री डिफाइंड होगा तो वो फिक्स हो जाएगा, और अगर पहले से प्री डिफाइंड नहीं है तो वो वेरिएबल हो गया। तो नंबर ऑफ लेवल ऑफ एग्रीगेशन आर फिक्स बट द नंबर ऑफ पार्ट्स वेरिएबल, है ना, नंबर ऑफ पार्ट्स वेरिएबल, इसको बोलेंगे हम वेरिएबल एग्रीगेशन। और रिकर्सिव एग्रीगेशन, जब ए ऑब्जेक्ट कंटेन कंपोनेंट ऑफ इट्स ओन टाइप, जब वो अपने टाइप के चीजों का एडिशन करेगा तो दैट इज नोन एज ए एग्रीगेशन। ठीक है ना। तो इसका और भी अच्छा आपको एग्जांपल बनाना है तो आप बनाएंगे। तो दिस इज आर द थ्री इंपॉर्टेंट एग्रीगेशन। तो यहाँ पर हमने देखा फिक्स्ड एग्रीगेशन, वेरिएबल एग्रीगेशन एंड द रिकर्सिव एग्रीगेशन। तो अब हमारे पास अंतिम चरण चल रहा है आपके सब्जेक्ट का। तो लेट व्हाट वी हैव तो अब हमारे पास में लास्ट पॉइंट है डेलीगेशन। अब हम डेलीगेशन के ऊपर लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ले रहे हैं। इसके बाद आपका ये कोर्स थ्योरी पार्ट यहीं पर हम लोग खत्म करेंगे और फिर इसके ऊपर डिस्कशन चलता रहेगा। आपके मतलब जितने भी असाइनमेंट्स हैं, फिर जो भी चीजें हैं वो चलती रहती हैं। ठीक है, हमारे तरफ से एक कंप्लीट हो गया, अब आप अपने तरफ से उसको और आगे बढ़ाइए। तो डेलीगेशन, डेलीगेशन क्या होगा? तो डेलीगेशन अलाउज द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ बिहेवियर ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। तो ये डेलीगेशन हो गया, ठीक है ना। तो ए बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी डिफाइंड इन द टर्म ऑफ बिहेवियर ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट का दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पर आ जाना, दैट इज नोन एज ए डेलीगेशन। कि भाई मैं पढ़ा रहा हूं तो आप पढ़ोगे, ये मैं डेलीगेशन लेके चल रहा हूं, इसीलिए मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया। तो आई एम एक्चुअली मेंटेनिंग द डेलीगेशन वर्ड, मैंने डेलीगेशन को मेंटेन करा। अब आप और आगे चीज को मैनेज करोगे तो इट इज ए डेलीगेशन। द टर्म डेलीगेशन रिफर्स टू द डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक वर्ड हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक वर्ड हो गया बिहेवियर, है ना। ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ रहे हो तो मैं आपको डांटते फिरूं,
या मैं आपको नहीं पढ़ा रहा तो आप मेरे ऊपर उंगली उठाते रहो। इट इज नॉट लाइक दैट कंसेप्ट। हमको बिहेवियर मालूम होना चाहिए कि कौन से स्टूडेंट का क्या बिहेवियर है, कौन से टीचर का क्या बिहेवियर है, हमको उसके साथ उसके अटैचमेंट होना है। क्योंकि हम किसी को भी सब चीज जानते हुए भी अगर हम नहीं काम कर पा रहे हैं तो ये गलतियां हमारी हो जाएंगी। तो डेलीगेशन अलाउस, अभी भी हमारे क्लास में टोटल 120 बच्चे हैं, ए सेक्शन बी सेक्शन मिला के टोटल 26 आज बैठे हुए हैं क्लास में। तो इट मीन्स व्हाट, भाई ऐसा है कि मैं अगर नहीं पढ़ाऊंगा तो चीज खत्म नहीं होगी, और एक बार खत्म हो जाएगी तो सबके मन में खत्म हो जाएगा, तो वो आगे काम बढ़ सकता है। तो आज के दिन में अगर एक भी नहीं आता तो भी अपन खत्म कर देते, ऐसी कोई बात नहीं। भाई मेरे को किसी ना किसी तरीके से आपको पढ़ाना है, तो पहले तो खत्म करेंगे, तब धीरे धीरे समझ में आएगा कि करना क्या है। अब चीज खत्म ही नहीं हो रही है तो सबसे पहली बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर ये खत्म ही नहीं हुई है। अब खत्म हो गई तो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि सर समझना पड़ेगा। जब समझ लिया तो आपका मन आएगा कि भाई ठीक है, इसको अब अपन एग्जाम में लिखें। एग्जाम में लिख लोगे तो आपका मन आएगा चलो इसको अब अपन सर्विस में देखें। सर्विस देखने के बाद मन में आएगा कि हम इसको और एपेक्स में बड़ी कंपनी में जाके देखें। तो दिस इज द एक्चुअली यूर डेलीगेशन। तो देखिए यहाँ क्या बात हो रही है, द प्राइमरी इम्फेसिस ऑफ डेलीगेशन। पहला इसका इंपॉर्टेंट फोकस क्या है डेलीगेशन का, is one is on a message passing where an object could delegate responsibility of message. It could not handle the object that potentially could its delegates. ठीक है ना, क्या हो रहा है, मतलब प्राइमरी इंपॉर्टेंस क्या है ऑफ डेलीगेशन इज ऑन मैसेज पासिंग, है ना। मैसेज पासिंग की बात हो रही है कब, एक ऑब्जेक्ट कुड डेलीगेट, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैसेज। कब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आएगी कि जब इट कुड नॉट हैंडल द ऑब्जेक्ट दैट पोटेंशियली कुड, ठीक है ना, यानी कि वो कर सकता है पर भी नहीं कर पा रहा है। दैट इज द बेसिकली प्राइमरी इम्फेसिस ऑफ द डेलीगेशन, है ना। ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है। डेलीगेशन को अगर अपन समझने लगे तो एक दिन पूरा लग जाएगा डेलीगेशन को समझने के लिए। बहुत बड़ा चैप्टर है ये डेलीगेशन, ठीक है ना। तो डेलीगेशन कैन बी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, ये दोनों तरीके से हो सकता है। मैं ऊपर से भी डेलीगेशन ले सकता हूँ और इम्प्लिसिट भी ले सकता हूँ, अंदर से भी ले सकता हूँ। कुछ चीजें मुझे बिना दिखाए करनी पड़ेंगी और कुछ चीजें मुझे दिखा के करनी पड़ेंगी। तो एक्सप्लिसिटली करूंगा तो दिखा के होगा, और नहीं दिखा रहा हूं तो इम्प्लिसिटली हो गया। तो डेलीगेशन कैन बी टू टाइप्स, एक्सप्लिसिटली एंड इम्प्लिसिटली। तो विद एक्सप्लिसिटली डेलीगेशन, अगर एक्सप्लिसिटली डेलीगेशन को देखना है तो एन ऑब्जेक्ट कैन एक्सप्लिसिटली डेलीगेट ए मैसेज टू एनी अदर ऑब्जेक्ट इट हैज ए नॉलेज ऑफ, ठीक है ना, उसके पास में नॉलेज है, मतलब तभी वो मतलब आपको बात का एक्सप्लिसिटली दे सकता है। अगर भाई नॉलेज ही नहीं है तो वो एक्सप्लिसिटली कैसे देगा, ठीक है ना। इट हैज ए नॉलेज ऑफ, इट हैज ए नॉलेज ऑफ। तो ये बात हो गया एक्सप्लिसिटली। अब विद इम्प्लिसिटली क्या हो रहा है ना, विद इम्प्लिसिटली डेलीगेशन एन ऑब्जेक्ट कैन एक्सप्लिसिटली डेलीगेट अनदर ऑब्जेक्ट एज इट इज पेरेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या, मैसेज दैट आर नॉट अंडरस्टूड बाय रिसीविंग ऑब्जेक्ट, मैसेज आर नॉट अंडरस्टूड बाय रिसीविंग ऑब्जेक्ट आर ऑटोमेटिकली डेलीगेटेड टू हिज पेरेंट। इम्प्लिसिटली हो रहा है। भाई हमें ऐसा लग रहा है कि चीज हमें हमें जानने की जरूरत नहीं है, हमने दे दिया तो पेरेंट के थ्रू वो चाइल्ड और पेरेंट के थ्रू का रिलेशन आ जाएगा। लेकिन हमें मालूम है कि हमें किस तरीके से देना है, फिर भी हम उस तरीके से नहीं दे रहे हैं, तो वहां पर फिर दिक्कत आने लगती है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द डेलीगेशन, वन एक्सप्लिसिट एंड द इम्प्लिसिट कंसेप्ट। ये चीज यहाँ पर आपकी हो रही है खत्म। अब तो लास्ट 2-3 पॉइंट बचे हैं, इसको अब पढ़ लेते हैं। डेलीगेशन इज नथिंग बट अल्टरनेटिव ऑफ क्लास इनहेरिटेंस, है ना। इट इज ए अल्टरनेटिव क्लास इनहेरिटेंस। जब इम्प्लिसिट की बात कर रहे हैं तो वो इनहेरिटेंस जैसे ही काम हो रहा है। तो इनहेरिटेंस में किसको पता है कि ऊपर कौन सा किस तरीके से काम हो रहा है, हमें तो सारी चीजें लिंक है। जहां लिंक ही नहीं है तब हमें प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। डेलीगेशन इज ए वे ऑफ मेकिंग ऑब्जेक्ट कंपोजिशन एज अ पावरफुल एज ए इनहेरिटेंस, ठीक है ना। कंपोजिशन का कंसेप्ट आ जाएगा, इट इज ए पार्ट ऑफ दैट, है ना, हैज ए वे ऑफ मेकिंग ऑब्जेक्ट कंपोजिशन। इन डेलीगेशन 2 ऑब्जेक्ट आर इन्वॉल्व,
इन हैंडलिंग ए रिक्वेस्ट। पहला, रिसीविंग ऑब्जेक्ट डेलीगेट ऑपरेशन टू इट्स डेलीगेट, and this analogous to the child class sending request to the parent class. So in delegation, two objects are involved in handling a request, ठीक है ना। तो एक तरफ से क्या हो रहा है, एक मतलब पेरेंट का ऑब्जेक्ट, और यहाँ से क्या हो रहा है, रिसीविंग का ऑब्जेक्ट। हम इनहेरिटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, लेकिन इंटरनली तो वो रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग के अलग अलग है ना। भाई नीचे से चाइल्ड से अगर हम पेरेंट के पास जा रहे हैं तो चाइल्ड सबसे पहले चीज को रिसीव करेगा, फिर ट्रांसमिट करेगा, फिर पेरेंट उस चीज को पहले रिसीव करेगा, फिर उसे अंडरस्टैंडिंग करेगा। तो दिस इज नोन एज ए यूर डेलीगेशन इन विच देयर आर ऑलवेज टू ऑब्जेक्ट्स आर इन्वॉल्व्ड। तो आई होप कि आप लोगों ने बहुत ईमानदारी से यहाँ पर अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया। तो आज हम लोग अपना थ्योरी क्लास यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, और कल से हम प्रैक्टिकल क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे। तो लैब 4, 5 के बाद जो भी हुआ है वो अब मैं स्टार्ट करूँगा, और जो बचे हुए दिन हैं आपके प्रैक्टिकल को कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो आवर लास्ट स्टेटमेंट एज यूजुअल कि आपको घर में ही रहना है, घर में ही रहना है, घर में ही रहना है, ठीक है। काम पड़े तो भी घर में ही रहना है, बाहर नहीं निकले, और टेक केयर करके रहना हुआ है। तो गुड नाइट एंड शुभ रात्रि।